भाइयों बहनों, इस सीडी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के महत्व को बताने जा रही हूँ। लगभग हर सफल व्यक्ति इंग्लिश को जानता है। इसमें तमाम सफलता के राज छुपे हुए हैं। जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है उसकी सोच विस्तृत हो जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे आसानी से कैसे सीखा जा सकता है। हमने देखा है अधिकतर अभ्यर्थी इंग्लिश में कमजोर होने की वजह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में जल्दी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। भाइयों बहनों, इस सीडी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के महत्व को बताने जा रही हूँ। लगभग हर सफल व्यक्ति इंग्लिश जानता है। इसमें सफलता के तमाम राज छिपे हुए हैं। जो व्यक्ति इंग्लिश जानते हैं उनकी सोच विस्तृत हो जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे आसानी से कैसे सीखा जाए। हमने देखा है अधिकांश अभ्यर्थी इंग्लिश में कमजोर होने की वजह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता जल्दी हासिल नहीं कर पाते। हमने यहाँ तक देखा है जो बच्चे इंग्लिश की कक्षाओं में इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें से केवल 10 या 20 बच्चे ही इंग्लिश सीख पाते हैं और ये 80 बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाते। ये 80% बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते इस और कोई ध्यान नहीं देता, परंतु हमने इस और ध्यान दिया है तथा उन कारणों को खोजा है जिसकी वजह से ये इंग्लिश नहीं सीख पाते और ऐसे उपाय बनाए हैं जिनसे ये आसानी से इंग्लिश सीख सकें। हमारे उपायों में नंबर 1 है विजुअल मेमोरी। ये देखिए हमारी विजुअल मेमोरी है। अब देखेंगे विजुअल मेमोरी क्या होती है। विजुअल मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो हमको देखकर याद रहती है। जैसे हमने सैकड़ों पिक्चरें देखी होती हैं। यदि देखी हुई पिक्चर का 10 सेकंड का सीन हमारे सामने आ जाए तो पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में रिकोलेक्ट हो जाती है और हमको तुरंत याद आ जाता है ये कौन सी पिक्चर है, इसमें कौन से हीरो हीरोइन है और हमने किस समय किसके साथ और कहाँ देखी थी। तो यही हमारी विजुअल मेमोरी है। ये मेमोरी हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। अब हम इसका यूज देखेंगे। देखिए रीजनिंग में इसका यूज हमने देखा है एग्जाम में अल्फाबेट पर आधारित 4-5 क्वेश्चन आते हैं। यदि हमें अल्फाबेट का सीक्वेंस नंबर मालूम हो A to Z और Z to A यानी सीधा भी और उल्टा भी, तो हम ये 4-5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए अल्फाबेट का सीक्वेंस नंबर याद करना कोई आसान काम नहीं है, यह कठिन है, परंतु हम इसे केवल 12 मिनट में याद कराते हैं। देखिए कैसे। ये देखिए विजुअल मेमोरी में कैसे हम इसको याद कराते हैं। A B C D, ठीक है। ये 4 हमको याद होते ही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम आपको E से बताएंगे। देखिए हमारा E कैसे बनता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, E की ये वाली डंडी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 यानी 5। तो E का सीक्वेंस नंबर हुआ 5, ठीक। अब F का देखिए, F कैसे बनता है हमारा, ऐसे। इसमें क्या करेंगे हम, बस इस नीचे वाली घुंडी को यहाँ मिला देंगे, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा 6 यानी 6। तो F का सीक्वेंस नंबर हुआ 6। अब ये आपको याद रहेगा। देखिए F का सीक्वेंस नंबर इसी के अंदर छुपा हुआ था, ठीक। अब देखेंगे G का सीक्वेंस नंबर क्या होता है। G देखिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, G ऐसे लिखते हैं। तो इसमें बना बनाया 7 है, ये क्लियर कट 7 लिखा हुआ आ रहा है। तो G का सीक्वेंस नंबर 7 हुआ यानी 7। तो अब ये भी आपको याद रहेगा। H का देखिए, H में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ऊपर से इसका मुंह बंद कर देंगे और नीचे से इसका मुंह बंद कर देंगे। देखिए कैसे। तो अब ये बन गया हमारा 8। तो H का सीक्वेंस नंबर हुआ 8।
यानी 8। आई देखिए, कैपिटल लेटर में हम आई ऐसे बनाते हैं और ये हमारा बना बनाया 9 है। ठीक है, अब ये भी आपको याद रहेगा। जे देखिए, जब हम ज्यादा अच्छा जे बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं, गोल घुंडी बन जाती है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे से इसको मिटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिरर रख के देखेंगे तो उसमें 10 दिखाई देगा। ये 0 और हमको इधर मिरर में 10 दिखाई देगा, तो जे का सीक्वेंस नंबर हुआ 10 यानी 10। ये भी आपको याद रहेगा। के का देखिए, एक लाइन इसकी पहले से ही, एक टांग इसकी सीधी है। ठीक, दूसरी को हम हथौड़ा मार के सीधा कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 11 यानी 11। तो के का सीक्वेंस नंबर हुआ 11। अब ये आपको याद रहेगा। इसी प्रकार हम 26 लेटर 12 मिनट में याद करवाते हैं और बाकी हम एडमिशन लेने पर ही बताते हैं। अब विजुअल मेमोरी का हम इंग्लिश में प्रयोग देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, बच्चे ए और एन का प्रयोग करने में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, यानी आर्टिकल का यूज करने में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे। पहले तो देखिए, ये 5 हमारे वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश के 5 वॉवल हैं और ये हमारे हिंदी के 10 वॉवल हैं। ठीक है, जो ये 5 इंग्लिश के वॉवल काम करते हैं वही ये 10 वॉवल हिंदी के काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं कि ये देखिए, यहाँ यूनियन देखते हैं और यहाँ पर यू देखते हैं और सीधा ऊपर मिलाते हैं यू है और यहाँ पर एन लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पे, यदि यहाँ पे यू है और सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे क्या है, हम इसको हिंदी में लिखकर देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहला लेटर क्या है, यू। अब हम इसमें मिलाएंगे, ऊपर देखेंगे यू है, यहाँ पर यू है। ठीक है, अब नीचे मिलाएंगे यू है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि यदि दोनों में होता तभी यहाँ पर एन का प्रयोग करते। अब एक में है तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, यूनिवर्सिटी। इसको भी हम लिखकर देखेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे क्या है। ये देख लीजिए, इसमें भी यू है, तो अब हम देखेंगे, ऊपर मिलाएंगे यू है, ऊपर वाले में है, नीचे वाले में मिलाएंगे, यहाँ कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये है एक में ही है, तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखेंगे यूरोपियन, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, इसको भी हिंदी में लिखकर देखेंगे। इसका पहला लेटर देखेंगे यू है, फिर ऊपर मिलाएंगे यू है, नीचे देखेंगे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए का ही यूज होगा। अब अगला देखेंगे MLA, इसको देखेंगे हम लिखते कैसे हैं। ये देख लीजिए, इसमें भी पहला लेटर ए आ रहा है, ए है। अब इसको ऊपर मिलाएंगे, है, ये यहाँ पर है। ठीक, अब नीचे देखेंगे, नीचे वाले में भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब दोनों में है, तो अब हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों में है। अब अगला देखेंगे MP, देख लेंगे कैसे लिखते हैं। इसका पहला लेटर ए है, अब फिर दोनों में मिलाएंगे, ऊपर वाले में है, यहाँ पर है, नीचे वाले में भी यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एन का यूज होगा क्योंकि दोनों में है। यही बात आपको याद रखनी है, यदि दोनों में है तो एन का यूज होगा। आगे देखेंगे FIR, इसमें पहला लेटर ए है, फिर दोनों में मिलाएंगे, ऊपर वाले में ए है, नीचे वाले में भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। अगला देखेंगे वन आइड पर्सन, देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला लेटर व है, इसको ऊपर मिलाएंगे, नहीं है। ठीक है, नीचे मिलाएंगे, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए लगेगा। अब वन आइड पर्सन। ठीक है,
बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यदि दोनों में है तो एन का प्रयोग करेंगे और यदि एक में है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब विजुअल मेमोरी का इंग्लिश में दूसरा एग्जांपल देखिए। जब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज के साथ जुड़ते हैं तो उसमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। देखिए कैसे, ये यहाँ पर देखिए, ये दो नाउन प्रोनाउन जब एज वेल एज के साथ जुड़ते हैं, इसमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा, यहाँ आई है और यहाँ एम, इसके अनुसार पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा है। ठीक है। दूसरे में जब नॉट, नाइदर नॉट और आइदर और के साथ दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तब उसमें दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। देखिए कैसे, नाइदर आई नॉर यू आर गोइंग टू मार्केट, इसमें यू के अनुसार यहाँ आर लगा है। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे कहते हैं एक में तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बताया था और एक में दूसरे वाले के अनुसार बताया था। अब वो समझ नहीं पाते किसमें किसके अनुसार बताया था। अब ये चीज आपको याद रखने के लिए ये पूरा व्हाइट बोर्ड आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा। और देखिए जो हमने पहले नंबर पे लिखवाया है उसमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है। और जो हमने दूसरे वाले नंबर पे लिखवाया है उसमें दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब देखिए दूसरी है हमारी डिस्कशन मेमोरी। ये देखिए डिस्कशन मेमोरी। अब देखेंगे डिस्कशन मेमोरी क्या होती है। ठीक है। ये हमारी डिस्कशन मेमोरी है। अब हम देखेंगे कि ये क्या होती है। देखिए डिस्कशन मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो हमें स्कूल कॉलेज में टीचर प्रोफेसर द्वारा दिए गए लेक्चरों में लंबे समय तक याद रहते हैं। और ये हमारी डिस्कशन मेमोरी जो होती है विजुअल मेमोरी से थोड़ी कम स्ट्रांग होती है। अब हम इसका इंग्लिश में यूज देखेंगे। देखिए टू ब्रेक द आइस। ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को बहुत सावधानी पूर्वक करना। देखिए टू ब्रेक द आइस, परंतु इसका मतलब तो ये निकलता है बर्फ तोड़ना और इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को बहुत सावधानी पूर्वक करना। तो इनका आपस में तालमेल नहीं बन पाता है, इसीलिए ये हमको भूलता है। तो हम इसको इस तरीके से याद कराते हैं। देखिए साइबेरिया जैसे ठंडे प्रदेशों में झीलों की ऊपरी सतह पे बर्फ जम जाती है। तो जब वहां के मछुआरे मछली का शिकार करते हैं तो उस बर्फ की सतह पर खड़े होकर बर्फ के आगे वाले हिस्से को इतनी सावधानी पूर्वक तोड़ते हैं कि कहीं वो हिस्सा ना टूट जाए जहां वो खड़े हैं, नहीं तो वो उसमें गिर जाएंगे। तो जितनी सावधानी पूर्वक वो बर्फ को तोड़ते हैं उतनी ही सावधानी पूर्वक किसी कार्य को करना। तो अब देखिए हमने इनका तालमेल बना दिया है। अब ये आपको याद रहेगा और कभी भूलेगा भी नहीं। दूसरा देखिए कैट्स एंड डॉग्स। इसका अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा। पर देखिए कैट्स एंड डॉग्स, इसका तो निकल रहा है कुत्ते और बिल्लियां। तो देखिए जब जंगलों में मूसलाधार वर्षा होती है तो ऐसी आवाजें प्रतीत होती हैं जैसे कुत्ते और बिल्लियां आपस में लड़ रहे हों। तो अब इनका भी तालमेल बन गया है। अब ये भी आपको याद रहेगा। देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको ये ऐसे ही याद रहा। हमने इसका तालमेल बनाया और आपको आसानी से याद करा दिया। अगला देखिए अ ब्रोकन रीड पर्सन। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर निर्भर न किया जा सके। ठीक है। अब इसमें हम रीड का अर्थ देखेंगे। ठीक है। देखिए रीड का अर्थ होता है नरकुल। ये नरकुल है। ठीक है। जब तक ये साबित होता है इसके छप्पर बनाए जाते हैं, इसकी बांसुरी बनाई जाती है। जब ये टूट जाता है या पिचक जाता है तो ये किसी काम का नहीं रहता। इसी प्रकार नरकुल के समान टूटा हुआ व्यक्ति जिस पर निर्भर न किया जा सके। तो देखिए अब इनका तालमेल भी बन गया, ये भी आपको याद रहेगा, ये भी आपको रटना नहीं पड़ा। इसी प्रकार हम 1000 इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स याद करवाते हैं। अगली मेमोरी है हमारी लर्न बाय रोट। ये देखिए, देखेंगे ये मेमोरी क्या होती है। लर्न बाय रोट हमारी वो मेमोरी होती है जो सबसे वीक मेमोरी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, रात को रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, सुबह आधा वो साफ हो जाता है और बचा खुचा कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाता है। इसीलिए हम इसका ना के बराबर प्रयोग करते हैं। वैसे ज्यादातर प्रचलित
यही है, परंतु हम इसका ना के बराबर ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन मेमोरी। अब देखेंगे रिलेशन मेमोरी हमारी क्या होती है। रिलेशन मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है, जैसे आपने हमसे पूछा हमारा घर कहाँ है, तो हमने आपको बताया हमारा घर एलडीए कॉलोनी में है। तो आपने कहा वही एलडीए कॉलोनी जहां मेरे मामा जी का घर है। तो हमने कहा हाँ वही एलडीए कॉलोनी। अब देखिए आपको हमारा घर हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने हमारे घर का रिलेशन अपने मामा जी के घर के साथ जोड़ दिया है। अब हम चाहे आपको 6 महीने बाद मिले या 10 महीने बाद मिले, आपको हमारा घर याद रहेगा कि ये वही है जिनका घर हमारे मामा जी के घर के मोहल्ले में है। तो ये हमारी रिलेशन मेमोरी होती है। अब इसका यूज देखेंगे। देखिए कुछ वोकैबुलरी हमारे दिमाग के अंदर होती है 1000, 2000 या 500। उसी के साथ हम कठिन शब्दों को जोड़ देते हैं और याद कराते हैं। यही रिलेशन मेमोरी है। अब देखिए कैसे। ये हमारे पास एक शब्द है इंसोलेंट, ठीक है। इसका अर्थ होता है अपमान करना, परंतु आपको इसका अर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं। इससे मिलता जुलता एक शब्द आपके दिमाग के अंदर है, इंसल्ट। ये देखिए इंसल्ट का अर्थ भी होता है अपमान करना। अब देखिए इस इंसल्ट को हमने इंसोलेंट से जोड़ दिया और आपको आसानी से याद करा दिया। अभी आपको कभी भूलेगा नहीं। इन दोनों का अर्थ होता है अपमान करना। ठीक है। दूसरा है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का अर्थ आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। इग्नोमिनी का अर्थ होता है अपमान। इससे मिलता जुलता शब्द भी आपकी मेमोरी में है, आपके दिमाग में है, वो है इग्नोर। अब देखिए इग्नोर का अर्थ क्या होता है, किसी को अनदेखा करना या किसी की उपेक्षा करना। अब देखिए हम इसको याद कैसे करवाएंगे। इग्नोमिनी का अर्थ है अपमान करना और इसका है किसी की, इग्नोर का है किसी की उपेक्षा करना या अनदेखा करना। देखिए जब हम किसी की उपेक्षा करते हैं या किसी को अनदेखा करते हैं तो एक तरह से हम उसका अपमान ही कर रहे हैं। तो अब देखिए हमने इग्नोर को इग्नोमिनी से जोड़ दिया, ये भी आपको याद रहेगा। और इसी प्रकार हम सैकड़ों शब्द याद करवाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम और ट्रैक। सिस्टम या ट्रैक। अब देखेंगे सिस्टम होता क्या है। देखिए जब हम किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, उनसे दवाई मांगते हैं, तो वो 1 सेकंड में हमको दवाई निकाल कर दे देता है। वो 1 सेकंड में हमको दवाई निकाल कर कैसे दे देता है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले ने सारी दवाइयां एक सिस्टम से रखी होती हैं और उसके इस सिस्टम का नाम होता है अल्फाबेटिकली सिस्टम। अब आप कंप्यूटर का सिस्टम देख लीजिए। एक कंप्यूटर पर 10 आदमी काम करते हैं। वो पहले वहां जाते हैं, कंप्यूटर में अपने नाम का फोल्डर बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज फाइल बनाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। फिर जब वो दूसरे दिन जाते हैं तो फिर अपने नाम का फोल्डर खोलते हैं, फिर उसमें सब्जेक्ट वाइज फाइल खोलते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मान लीजिए यदि सिस्टम से काम न किया जाए, मान लीजिए यदि मेडिकल स्टोर वाला सिस्टम से दवाइयां ना रख के ऐसे ही दवाइयां भर ले, तो क्या वो हमें 1 सेकंड में दवाई निकाल कर दे पाएगा? नहीं। हो सकता है उसे 1 घंटा लग जाए, हो सकता है उसे 2 घंटा लग जाए, और ये भी हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। इसी प्रकार कंप्यूटर का देख लीजिए। मान लीजिए हम वहां जाएं, कंप्यूटर पे कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करें, उस पर कोई भी काम करें और बंद कर दें, फिर जब दूसरे दिन जाएं वही डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहें तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर में सर्च करना पड़ेगा, और कंप्यूटर भी सर्च करने में कुछ समय लगाता है, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा। इसी प्रकार हम लोग भी अपने दिमाग में बिना सिस्टम, बिना ट्रैक कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कुछ भी दिमाग में भरते रहते हैं, कुछ भी याद करते रहते हैं। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर जब हमें जरूरत होती है तो वो बाहर नहीं निकलता, अर्थात हमको कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सिस्टम डेवलप किया है। हम जिस ट्रैक से या जिस सिस्टम से दिमाग में फीड करते हैं, उसी ट्रैक से वापस बाहर निकालते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, हमें रटना नहीं पड़ता, और जब रटना नहीं पड़ता तो भूलता नहीं। इसी प्रकार हम सैकड़ों शब्द याद करवाते हैं, और इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का स्लोगन है, रटने की आवश्यकता नहीं, भूलने की समस्या नहीं।
अब मैथ का देख लीजिए, ठीक है। मैथ, इसमें क्या है देखिए, मैथ के सवालों को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नंबर 2, कैलकुलेशन आसान करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तथा कठिन से कठिन सवालों को सेकंडों में हल करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने 101 मैथ के इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स की सीडी निकाली है, जिससे मैथ के कठिन से कठिन सवाल सेकंडों में हल हो जाते हैं। इनका एक एक उदाहरण देखिए। ये हमारा एग्जाम्पल है। देखिए 51 से लेके 60 तक के स्क्वायर हम ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं। देखिए कैसे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, 51 से लेके 60 के स्क्वायर में जो 25 होता है ये हमारी बेस फिगर होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें केवल ये करना है कि जितना 50 से अधिक है उतना हम 25 में जोड़ देंगे और उतने का ही वर्ग करके आगे रख देंगे। देखिए कैसे। ये 50 से हमारा 1 अधिक है, ठीक है। देखिए कैसे, जो 25 होता है हमारा बेस फिगर होता है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम जितना 50 से अधिक है उतना हम 25 में जोड़ देंगे और उतने का ही वर्ग करके आगे रख देंगे। देखिए कैसे। ये 50 से 1 अधिक है तो ये हमने 25 में जोड़ देंगे, 26 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब उतने का ही वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग कर देंगे 0,1, ठीक है। अब दूसरा देखिए 52 का, इसमें क्या है, ये 50 से 2 अधिक है, ठीक है। अब ये 2 25 में जोड़ देंगे तो 27 आ गया, ठीक है। और इतने का ही वर्ग आके रख देंगे, 2 का वर्ग रखेंगे, 2 दूनी 4 तो 0 4 आ गया, ठीक। अब अगला देखिए 53, ये 50 से 3 अधिक है तो ये 3 हमने 25 में जोड़ दिया, 28 आ गया, ठीक है। और 3 का ही वर्ग आगे रख देंगे, 3 तिया 9, 0 9, ठीक है। आगे देखिए 54, ये 50 से 4 अधिक है तो ये हमने 25 में जोड़ दिया तो यहाँ आ गया 29, ठीक है। अब 4 का वर्ग आगे रख देंगे, 4 चुके 16। अब 55 देखिए, 55 50 से 5 अधिक है तो अब ये 5 हमने 25 में जोड़ दिया, यहाँ आ गया 30 और 5 का ही वर्ग रख देंगे, 5 5 25, ठीक है। अब 56 का देखिए, ये 50 से 6 अधिक है, ये 6 हम 25 में जोड़ देंगे, अब आ गया 31। अब 6 का ही वर्ग यहाँ रख देंगे, 6 6 36। अब देखिए 57 जो है 50 से 7 अधिक है तो ये 7 हम 25 में जोड़ देंगे, 32 आ गया। और 7 का ही वर्ग यहाँ रख देंगे, 49, ठीक है। अब 58 का देखिए, ये हमारा 50 से 8 अधिक है, ये 8 हम 25 में जोड़ देंगे, 33 आ गया। और 8 का वर्ग करके आगे रख देंगे, 8 64। अब देखिए 59, ये हमारा जो है 50 से 9 अधिक है तो ये 9 हम 25 में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 34। अब 9 का ही वर्ग आगे रख देंगे, 9 नियम 81, ठीक है। और 60 का तो 36 होता है, सबको पता ही होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करा दिया। अब दूसरा एग्जांपल इसका देख लीजिए। ये एक सवाल है, ठीक है, √10, ठीक। इसका आंसर बस सिंपल है, जो यहाँ पे संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसका देख लीजिए, इसमें भी जो संख्या, जो फिगर यहाँ होगी वही इसका आंसर होगा, ठीक। आगे आप समझ। अब कुछ बच्चे प्रश्न करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स पर तो बाजार में किताबें उपलब्ध हैं। उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि बाजार की शॉर्ट ट्रिक्स की किताबों की 7-8 किताबों की कलेक्शन तो है ही हमारे पास, साथ में 20% हमारी अपनी है। यदि कोई बच्चा बाजार से वो 7-8 किताबें लेकर पढ़ ले तब जाकर हमारी 80% शॉर्ट ट्रिक्स प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि 20% हमारी अपनी है और बाजार की 7-8 किताबें पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। नंबर 2, दूसरा यह है कि किताबों में शॉर्ट ट्रिक्स तो दे दी जाती है, परंतु उसको माइंड में कैसे बनाए रखना है इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता।
बच्चे वो किताबों में से शॉर्ट ट्रिक्स तो पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं, उनको सीख नहीं पाते। हमारे इंस्टीट्यूट ने इन ट्रिक्स को माइंड में फीड करने के लिए तथा इसको दिमाग में कैसे बनाए रखना है, इस बात की ओर ध्यान दिया है और उपयुक्त तकनीकी द्वारा इस तरीके से माइंड में बिठा देते हैं जिससे वह हर वक्त माइंड में रेडी रहती हैं और कभी भूलती नहीं हैं। यही हम में और दूसरों में फर्क है।